बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर असमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज हम वेक्टर कैलकुलस में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वेक्टर इंटीग्रेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। इनको स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर अलजबरा, वेक्टर की जो बेसिक्स हैं जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। और अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, कहीं पर गैप है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें। ये चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल से। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, इन तीनों इंटीग्रल के मुतालिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो समझ लें कि मोटी सी जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि दीज थ्री आर ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आपने डेफिनेट इंटीग्रल के मुतालिक पढ़ा है, ये तीनों के तीनों डेफिनेट इंटीग्रल हैं। पहली बात तो ये आप सुन लें, ठीक है। दीज ऑल थ्रीज आर टाइप्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल को आप किस तरह डिफाइन करते थे? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a to b f of x into d of x, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पर इस डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो इंटरवल a से b आप लेते हैं, ये इंटरवल आपका डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। और यहाँ पर a और b क्या है? ये रियल नंबर्स होते हैं। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में आप इंटीग्रेशन करते हैं ओवर एन इंटरवल, और वो जो इंटरवल है वो आपका रियल लाइन के ऊपर आता है, ठीक है। यानी रियल लाइन के ऊपर, जैसे आपने फ़र्ज़ करें कि एक इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक आपने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। ये 1 से लेकर 3 तक क्या शो कर रहे हैं? तमाम रियल नंबर्स हैं जो 1 से 3 तक शामिल हैं, ठीक है। तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखिएगा कि लाइन इंटीग्रल हो, सरफेस इंटीग्रल हो या वॉल्यूम इंटीग्रल हो, ये तीनों के तीनों इंटीग्रल आपके होते हैं जी डेफिनेट इंटीग्रल। अब उन डेफिनेट इंटीग्रल में लाइन इंटीग्रल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अगर आपने इंटीग्रेशन अलोंग अ कर्व सी, किसी कर्व के अलोंग अगर आप इंटीग्रेशन करें तो वो लाइन इंटीग्रल है। अगर आप किसी सरफेस एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रेशन करें तो वो सरफेस इंटीग्रल होगा। अगर आप किसी वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, किसी सॉलिड का कोई वॉल्यूम एलिमेंट है उसके ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। इन तीनों को बारी बारी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं जिस इंटीग्रल को डिफाइन करने जा रहा हूँ वो डैट इज़ लाइन इंटीग्रल। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको लाइन इंटीग्रल के मुतालिक बेसिक चीज़ें, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी लाइन इंटीग्रल क्या है। इफ़ द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इज एन आर्क ऑफ द कर्व। अगर आपकी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन यानी जिस पाथ के अलोंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन की थी ओवर एन इंटरवल, ठीक है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अलोंग अ कर्व सी हो, ठीक है, आर्क ऑफ द कर्व का मतलब है कि किसी कर्व का एक छोटा सा पीस उसकी आर्क कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक आर्क ले ली, ठीक है, जो कि पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक है, और इस पॉइंट पी से क्यू तक को मैंने मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर पी को मैंने कह दिया R1, फिर अगला पॉइंट R2, फिर R3 अप टू सोन चलता जा रहा है, और क्यू इसका एंड पॉइंट है। तो इस कर्व के अलोंग अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो एक कर्व है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में आप जो इंटीग्रल कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है कि मैंने इंटीग्रेशन करनी है, ये मेरे पास एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें x की वैल्यू 5 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 5 है। तो मैं 0 से लेकर 5 तक इस पाथ के, इस पैराबोला की ये जो पीस आपको मिला है 0 से लेकर 5 तक, इसके लॉन्गर मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ दिए हुए इंटीग्रल की, तो इसको हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल क्या है? द डेफिनेट इंटीग्रल इन विच पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ कर्व, ठीक है,
इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। अच्छा, ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन लाइन इंटीग्रल की आप इस तरह भी कर सकते हैं, एन इंटीग्रल इन्वॉल्व डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर। ऐसा इंटीग्रल जिसमें एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम डी आर वेक्टर कहते हैं वो पाया जाए, उसे आप लाइन इंटीग्रल कहते हैं। और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास वेक्टर है आर, आप जानते हैं वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर जिसे आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उसे आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस वेक्टर के ऊपर आप डिफरेंशियल डी अप्लाई कर दें तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो आएगा डी आर वेक्टर, विच इज डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। दिस इज कॉल्ड दी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लाइन इंटीग्रल को आपने दो तरह से डिफाइन कर लिया। ऐसा वेक्टर, ऐसा इंटीग्रल जिसमें पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग अ कर्व सी होती है, उसे आप लाइन इंटीग्रल कहते हैं। या ऐसा इंटीग्रल जिसमें ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाया जाए, उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो दो तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के हवाले से ये चीज़ें आप देखें। मैंने लिखा जी इफ़ सी इज़ अ कर्व एंड ए इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? ठीक है, आपने ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये वर्ड आपने लाजमन अपनी प्रीवियस जो क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है, वेक्टर के हवाले से, वेक्टर एनालिसिस के हवाले से, वो उसमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आसान सी वर्डिंग में आपको बताऊंगा। देखिए, दो तरह के फंक्शन होते हैं वेक्टर एनालिसिस में। एक होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। आसान सी बात बताता हूँ आपको। स्केलर पॉइंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर अगर एक्स वाई जी की कोई वैल्यू पुट कर दी जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो एक स्केलर नंबर आएगा या वेक्टर आएगा। तो आप कहेंगे जी जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 पुट कर दी जाए, y 0 पुट कर दिया जाए, z की वैल्यू 3 पुट कर दी जाए, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो एक स्केलर नंबर निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये जो वेक्टर a है, जिसको मैंने इस तरह डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर वाई आई, एक्स वाई स्क्वायर जे और एक्स जेड के, यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ कि एक्स वाई जी की कोई वैल्यू पुट आउट कर दें, कोई भी, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? आप कहेंगे जारी सी बात है, यहाँ पर आई जे के कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट शामिल हैं, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट शामिल हैं, लिहाजा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमेशा एक वेक्टर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, दिस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो क्या समझ आई कि जब आप एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करें और आंसर एक स्केलर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो जो फंक्शन आपने बनाया है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और अगर आप यहाँ पर एक्स वाई जी की कोई वैल्यू पुट करते हैं और जो आंसर निकल रहा है वो वेक्टर की फॉर्म में है, तो डैट इज़ कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ, इस वेक्टर ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के आगे यहाँ पर एक्स वाई जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई जी क्या है? एक ट्रिपुलेट है। ठीक है, जिस तरह ऑर्डर पेयर आप पढ़ते हैं इस तरह ट्रिपुलेट होता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, जेड की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर पुट करें तो आपका जो वेक्टर ए बनता है, वेक्टर ए आपका क्या बन जाएगा? वेक्टर ए आपका बन जाएगा एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आ जाएगा 2y। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये भी आपका भाग 2j। और जेड की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, एक्स 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0। तो आपका जो नया निकलने वाला आंसर है वो एक क्या है? वेक्टर है। लिहाजा ऊपर वाला फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ आ गई आपको। तो मैंने कहा इफ़ सी इज़ अ कर्व एंड ए इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन फॉलोइंग लाइन इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड। 3 तरह के लाइन इंटीग्रल आप मालूम करेंगे अपनी इस डिस्कशन में। लाइन इंटीग्रल के टॉपिक में आप 3 तरह के इंटीग्रल से आपका वास्ता होगा। ठीक है, वो 3 इंटीग्रल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला लाइन इंटीग्रल इस फॉर्म का होगा, यहाँ पर साई ऑफ आर क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा होगा ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। और तीसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये 3 तरह के इंटीग्रल जो हैं वो आपने यहाँ पर मालूम करने होंगे। ठीक है, दीज ऑल 3 आर कॉल्ड लाइन इंटीग्रल्स। ठीक है, एक में डॉट प्रोडक्ट है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट है, और एक में ना डॉट है ना क्रॉस है, वो सिर्फ स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ बेटा देखें कि मैंने लिखा है नोट नंबर 1 में, इफ़ सी इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर सी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है वो देखें। क्लोज्ड कर्व 2 तरह की होती है।
अगर क्लोज कर्व कहूँगा तो क्लोज कर्व का मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी कर्व का इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो, यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर ही आके वो कर्व ख़त्म होती है, डैट इज़ कॉल्ड क्लोज कर्व। ठीक है। अब क्लोज कर्व दो तरह की हो सकती है, एक सिंपल क्लोज हो सकती है और एक सिंपल नॉट सिंपल क्लोज कर्व हो सकती है। ठीक है। तो क्लोज कर्व आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल क्लोज कर्व एंड सेकंड इज नॉट सिंपल क्लोज कर्व। अब जैसे कि ये सर्कल है, ये क्लोज कर्व भी है और एक सिंपल क्लोज कर्व भी है। एलिप्स है, ये एक क्लोज कर्व है और सिंपल क्लोज्ड है। स्क्वायर है, ये भी एक आपके पास सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है। और ये जो स्टार टाइप मैंने बनाया ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। पहली बात यहाँ पर एक ये चीज़ देख लें कि आपके ज़हन में जो कर्व का कॉन्सेप्ट होता है, कर्व का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस उसका मतलब ऐसी फिगर होती है जिसमें कर्व टाइप, उसकी बाउंड्री जो है वो कर्व की शेप में होती है, जिसकी बाउंड्री कर्व की शेप में। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल में ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाउंड्री हमेशा कर्व की शेप में हो, आपके पास उसकी बाउंड्री जो है वो लाइन की शेप में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये जो स्क्वायर है या जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे या ट्राइंगल बनाएंगे, दीज आर ऑल दी क्लोज्ड कर्व। ठीक है। हालांकि इनकी बाउंड्री जो है वो लाइन्स हैं। सही है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है उसका कर्व की शक्ल में होना ज़रूरी नहीं है, बस क्लोज की मतलब है। तो क्लोज में ट्राइंगल भी क्लोज कर्व है, स्क्वायर भी क्लोज कर्व है, रेक्टेंगल भी क्लोज कर्व है, पेंटागोन है आपकी, तो पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है और नॉट सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है। क्लोज कर्व का तो आपको पता चल गया कि जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पर ही ख़त्म हो। ठीक है। वो क्लोज होनी चाहिए, बंद शक्ल होनी चाहिए। देखें जी, अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है। ऐसी क्लोज्ड कर्व, ठीक है, जो कि अपने आप को कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी एक दूसरे को अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती। अ कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अ कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे एनीवेयर, कहीं पर भी, इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये जो कर्व आपको नजर आ रही हैं ये क्लोज्ड हैं और कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपस में किसी भी पॉइंट पर अपने आप को नहीं कट कर रही, लिहाजा ये क्लोज कर्व होंगी। और क्लोज कर्व में से सिंपल क्लोज कर्व होंगी। नीचे बनी हुई दो जो फिगर्स आपको नजर आ रही हैं, ये स्टार है और ये जो मैंने रिबन टाइप बनाया ये, तो ये क्लोज कर्व तो हैं। ठीक है। लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि ये देखें ये इस पॉइंट पर एक दूसरे अपने आप को कट कर रही है और स्टार देखें आपस, ये भी अपने आप को कट कर रहा है। ठीक है। तो लिहाजा ये क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल क्लोज नहीं है। अब ये पैराबोला है ना, ये मैंने पैराबोला बनाया ये तो क्लोज्ड है ही नहीं, ये सिर्फ कर्व है, तो ये क्लोज नहीं है। ठीक है। तो क्लोज कर्व दो तरह की होगी, एक सिंपल क्लोज होगी और एक नॉट सिंपल क्लोज होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मैंने कहा जी कि अगर इन लाइन इंटीग्रल में ये जो कर्व सी है ये सिंपल क्लोज कर्व सी हो तो देन द लाइन इंटीग्रल, तो ये जो लाइन इंटीग्रल होगा तीनों में से कोई भी लाइन इंटीग्रल होगा, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर डॉट लगाया, इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी ये टाइप हो सकती है। यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह साई ऑफ आर भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए, यानी किसी तरह का भी वो लाइन इंटीग्रल इन तीनों में से। अगर सी एक क्लोज कर्व है तो फिर लाइन इंटीग्रल को आमतौर पर ऐसे लिखा जाता है, फिर ये इंटीग्रल लगाकर ये सर्कल सा ऊपर लगा देते हैं, फिर नीचे सी नहीं लिखते। ठीक है। और जिस इंटीग्रल के ऊपर आप इस तरह लगाकर ये सर्कल सा लगा देते हैं तो वो अंडरस्टूड है, उसको हम पढ़ेंगे कि ये जो कर्व यहाँ पर जो कर्व सी की बात की जा रही है वो सिंपल क्लोज कर्व सी की बात की जा रही है। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चंद एक चीज़ें और देखें। द लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व सी इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप लाइन इंटीग्रल मालूम करते हैं, जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप लाइन इंटीग्रल मालूम करते हैं तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, ये आप अगर आगे पढ़ेंगे, अगर आपके ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो फिर याद रखेंगे वो लाइन इंटीग्रल एक्चुअली क्या शो करता है, सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए। ठीक है। तो वो लाइन इंटीग्रल सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर आपको पेपर में कहता है कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, और एक कर्व सी आपको बता दी गई है, तो कहता है जी इसका सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए मालूम करें। तो बच्चे के ज़हन में आता है यार ये सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये कौन सी नई चीज़ आ गई है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है। सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये सुन लें, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल तीन किस्म के हैं। ठीक है। तो ये जो सेकंड टाइप का ये वाला जो इंटीग्रल है ना, द लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसे टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। सही है। तो ये भी कभी आपको कहता है कि यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कर्व सी आपको दे के कहता है कि जी टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल मालूम करें। तो अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है। ये वाला जो सेकंड टाइप का लाइन इंटीग्रल है इसे आप टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल देखें।
आप वर्क डन W का फार्मूला पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने फार्मूला पढ़ा छोटी क्लासेस में, सही है। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के केस में देखें वर्क डन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क डन। मैंने लिखा है कि इफ़ इन अबव इंटीग्रल, ये जो लाइन इंटीग्रल ये वाला है A डॉट DR, इसमें अगर A जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन वो स्पेशली एक फोर्स F है, स्पेशली फोर्स F है, देन द इंटीग्रल F डॉट DR रिप्रेजेंट टोटल वर्क डन W बाय द फोर्स F अलोंग द कर्व C, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रल अगर आप मालूम करेंगे ये F डॉट DR, तो एक्चुअली ये आपने फोर्स F के ज़रिए जो वर्क डन, टोटल वर्क डन हुआ है अलोंग द कर्व C वो मालूम किया है W, ठीक है। तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि एक फोर्स F दे दी गई है और मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास कर्व कुछ इस तरह है, ये कर्व जा रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाकर किसी बॉडी को ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको आप यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लगने वाली फोर्स मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का लेवल कुछ और होगा, जब इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे फिर फोर्स का लेवल कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। तो इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लगने वाली फोर्स मुख्तलिफ होगी। तो ऐसी सूरत में जो टोटल वर्क डन आपका वो बनेगा, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वो तो सिंपल आसान सी बात होती है कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने उसको लीनियर ये आपके पास मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आप उसको धकेल रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो वो कहता है जी यहाँ पर बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने आपने टोटल इसको खींचा है, इतने न्यूटन की फोर्स लगी है, इतना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो W क्या होगा, आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो ये पार्टिकल को खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को, आप वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, वो कर्व के अलोंग है, ठीक है। तो कर्व के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ फोर्स का लेवल मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आपने टोटल वर्क डन बताना हो तो फिर वो इस तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं सिंपल निकलता, ठीक है। फिर वो जनाब आप लाइन इंटीग्रल के ज़रिए मालूम करते हैं और वो ये चीज़ है कि आप ये वाला इंटीग्रल मालूम करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये लाइन इंटीग्रल का मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ बिखरी पड़ी है उसको समराइज़ करके एक छोटे से लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल की आज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, लाइन इंटीग्रल कितनी टाइप का है, ठीक है, इसके मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइन इंटीग्रल से जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बड़े आसान तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव सा होता है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है, ये बुक्स में काफ़ी मुश्किल करके भी लिखा होता है ये। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स जो है लाइन इंटीग्रल की उनको डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा ये जो आपके सामने नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। वेक्टर कैलकुलस के अलावा मैंने और डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं BS मैथमेटिक्स में, लाइक एज रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। टोपोलॉजी, ग्रुप थ्योरी, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको वीडियोस बहुत जल्दी मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो बेटा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।